राजेंद्र राजन हूँ। मैं जो पहली कविता सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है पेड़। छुटपन में ऐसा होता था अक्सर कि कोई टोके कि फल के साथ ही तुमने खा लिया है उसका बीज, इसलिए पेड़ उगेगा तुम्हारे भीतर। मेरे भीतर पेड़ उगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि मैंने किसी को कभी न छाया दी, न फल, न बसंत की आहट। लेकिन आज जब मैंने एक जवान पेड़ को कटते देखा तो मैंने अपने भीतर सुनी एक हरी भरी चीख, एक डरी डरी चीख मेरे भीतर से निकली। मेरी चीख लोगों ने सुनी या नहीं पता नहीं, मेरी चीख लोगों ने सुनी या नहीं पता नहीं, क्योंकि लोगों के भीतर मैं पेड़ की तरह उगा नहीं, क्योंकि मैंने किसी को कभी न छाया दी, न फल, न बसंत की आहट। इसके बाद जो दूसरी कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मनुष्यता के मोर्चे पर। मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनमें से बहुत कम लोगों से होती है मिलने की इच्छा, बहुत कम लोगों से होता है बतियाने का मन, बहुत कम लोगों के लिए उठता है आदर भाव। बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनसे कतरा कर निकल जाने की इच्छा नहीं होती। काम धंधे खाने पीने बीवी बच्चों के सिवा बाकी चीजों के लिए बंद हैं ज्यादातर लोगों के दरवाजे। बहुत कम लोगों के पास है थोड़ा सा समय तुम्हारे साथ होने के लिए। शायद ही कोई तैयार होता है तुम्हारे साथ कुछ खोने के लिए। चाहे जितना बढ़ जाए तुम्हारे परिचय का संसार, चाहे जितना बढ़ जाए तुम्हारे परिचय का संसार, तुम पाओगे बहुत थोड़े से लोग हैं ऐसे स्वाधीन है जिनकी बुद्धि, जहर नहीं भरा किसी किस्म का जिनके दिमाग में, किसी चकाचौंध से अंधी नहीं हुई जिनकी दृष्टि, जो शामिल नहीं हुए किसी भागम भाग में। बहुत थोड़े से लोग हैं ऐसे जो खोजते रहते हैं जीवन का सत्व, विफलताएं कम नहीं कर पाती जिनका महत्व, जो जानना चाहते हैं हर बात का मर्म, जो कहीं भी हो चुपचाप निभाते हैं अपना धर्म। इन्हें गिने लोग हैं ऐसे जैसे एक छोटा सा टापू है जनसंख्या के इस उफनते महासागर में, और इन बहुत थोड़े से लोगों के बारे में भी और इन बहुत थोड़े से लोगों के बारे में भी मिलती हैं शर्मनाक खबरें जो तोड़ती हैं तुम्हें भीतर से। कोई कहता है वह जिंदगी में उठने के लिए गिर रहा है, कोई कहता है वह मुख्य धारा से कट गया है और फिर चला जाता है बहती भीड़ की मझधार में। कोई कहता है वह और सामाजिक होना चाहता है और दूसरे दिन वह सबसे ज्यादा बाजारू हो जाता है। कोई कहता है बड़ी मुश्किल है सरल होने में। इस तरह इस दुनिया के सबसे विरल लोग, इस तरह इस दुनिया के सबसे विरल लोग इस दुनिया को बनाने में कम करते जाते हैं अपना योग, और भी दुर्लभ हो जाते हैं दुनिया के दुर्लभ लोग। और कभी कभी खुद के भी कांपने लगते हैं पैर मनुष्यता के मोर्चे पर खड़े होते हुए। सबसे पीड़ाजनक यही है, पीड़ाजनक यही है इन विरल लोगों का और विरल होते जाना। एक छोटा सा टापू है मेरा सुख जो घिर रहा है हर ओर उफनती हुई बाढ़ से। एक छोटा सा टापू है मेरा सुख जो घिर रहा है हर ओर उफनती हुई बाढ़ से। जिस समय कांप रही है पृथ्वी मनुष्यों की से गायब हो रहे हैं मनुष्यता के मोर्चे पर लड़ते हुए लोग। अब इसके बाद मैं सुनाऊंगा बामियान में बुद्ध। इसी शीर्षक से मेरे कविता संग्रह का भी नाम है।
ये है बामियान में बुद्ध, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध घटना पे आधारित है। आप लोग जानते हैं बामियान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई थी जब वहां पर तालिबान की हुकूमत थी। बामियान में बुद्ध निश्चिंत होकर वे जा चुके थे उस सुनसान जगह से, अपनी तोपों, बंदूकों, बचे हुए विस्फोटकों और अट्टहासों के साथ, अपनी समझ और अपनी हुकूमत के बीच, कि उनके मुल्क की जमीन पर, उनके इतिहास में अब कहीं नहीं है बुद्ध। जहाँ वे खड़े थे पहाड़ जैसी मजबूती से, वहां से भी मिटा दिए गए उनके नामो निशान। अब कोई नहीं था उस सुनसान जगह में, अब कोई नहीं था उस सुनसान जगह में, जहाँ पत्थर भी कुछ कहते जान पड़ते थे। वहाँ हर शब्द था डरा हुआ, हर चीज खामोश थी, दहशत से दबी हुई। हवा में बस एक सामूहिक अट्टहास था बेखौफ, जो बामियान के पहाड़ों को रह रह कर सुनाई देता था। तप रही थी जमीन, तप रहा था आसमान, पहाड़ के टूटने की आवाज धरती की दरारों में समा गई थी। हवा में फैल गई बारूद की गंध, सब दिशाओं में फैल गई थी। 3 दिन बाद जब वहाँ कोई नहीं था, हर तरफ डरावना सन्नाटा था, वहाँ नमूदार हुआ लंबी नाक और चौड़ी ठोड़ी वाला एक पठान। तपती जमीन पर वह नंगे पांव बढ़ा उस तरफ। 3 दिन पहले जहाँ पर्वताकार बुद्ध थे और अब एक बड़ा सा शून्य था, उस खाली अंधेरी जगह के पास जाकर वह रुक गया। उस खाली अंधेरी जगह के पास जाकर वह रुक गया। कुछ पल खामोश रहा, फिर सिर झुकाकर उसने कहा, क्षमा करें भगवान, क्षमा करें। बुद्ध ने आवाज पहचानी, बुद्ध ने आवाज पहचानी, यह खान अब्दुल गफ्फार खां होंगे। फिर अपनी कोमल संयत गंभीर आवाज में बोले, मैं जानता था आप अवश्य आएंगे भंते, कृपया इधर चले आए, इधर छाया में आपके पांव जल रहे होंगे। सकुचाए लज्जित से खान अब्दुल गफ्फार खां बुद्ध के थोड़ा और निकट गए। फिर सुना, किसी को क्षमा करने का अधिकारी मैं नहीं, जो क्षमा कर सकते थे अब नहीं है। वे विलुप्त पथिक अक्षय शांति के खोजी, वे विलुप्त पथिक अक्षय शांति के खोजी, जिनकी खोज और साधना के स्मारक नष्ट किए गए। खान अब्दुल गफ्फार खां की आवाज अब भी नम थी, यहाँ जो हुआ उससे पीड़ा हुई होगी भगवान। पीड़ा नहीं, दुख हुआ है भंते। जब कोई सृजन विध्वंस के उन्माद का शिकार होता है, दुख होता है, पर पीड़ा का प्रश्न नहीं। जब मैं शरीर में था एक दिन अंगुली माल गर्जा था, रुक जाओ भिक्षुक वहीं रुक जाओ, पर मैं रुका नहीं। जैसे कुछ हुआ ना हो, मेरे कदम आगे बढ़े निस्तंभ। जो कब सकता था, जो कब सकता था, वह मेरे भीतर से विदा हो चुका था। खान अब्दुल गफ्फार खां थोड़ा सहज हुए, खान अब्दुल गफ्फार खां थोड़ा सहज हुए। बुद्ध ने उनकी आंखों में झांका, यह क्या, आपकी आंखें गीली क्यों हैं भंते? मुल्क की हालत ठीक नहीं है भगवान, बरसों से हर तरफ खून से सने हाथ दिखाई देते हैं, मार काट जैसे रूस का धंधा है, सब किसी न किसी नशे में डूबे हैं, होश का एक कतरा भी खोजना मुश्किल है। डर का ऐसा पहरा है, डर का ऐसा पहरा है कि कोई कुछ बोलता नहीं, कोई कुछ सुनता नहीं, जो बोलते हैं मारे जाते हैं। अभी 3 रोज पहले यहाँ जो हुआ, उससे इत्तफाक न रखने वाले 4 युवक पकड़ लिए गए। सुना है उन्हें सरेआम फांसी पर लटकाया जाएगा। कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए एक स्तब्ध मौन में डूब गए बुद्ध, जैसे 2500 साल बाद नए सिरे से हो रहा हो दुख से सामना। कुछ पल के लिए एक स्तब्ध मौन में डूब गए बुद्ध, जैसे 2500 साल बाद नए सिरे से हो रहा हो दुख
से सामना। फिर सोच में डूबा उनका प्रश्न उभरा, और स्त्रियों की क्या दशा है भंते। उनका हाल बयान नहीं किया जा सकता भगवन, वे पशुओं से ही बदतर हालत में जीती हैं। डर और गुलामी और सजा की नकेल से बंधी हैं वे। बुद्ध असमंजस में डूबे रहे कुछ पल कि आगे कुछ पूछें या न पूछें। फिर उन्होंने पूछा, और किसान किस हाल में हैं भंते। खान अब्दुल गफ्फार खां की अनुभव पकी आंखों में गांवों की रोजमर्रा के चित्र तैर गए। फसलें सूख रही हैं भगवन, किसानों की कोई नहीं सुनता। फाका कशी की छाया लूटती है मेहनत कश घरों में। हुक्मरान हथियार खरीदने के अलावा कुछ नहीं करते। बुद्ध और खान अब्दुल गफ्फार खां के बीच एक सन्नाटा छिड़ गया। बुद्ध को चिंतित देख शर्म की जमीन पर खड़े बूढ़े पठान ने कहा, भारत आपके लिए ठीक जगह है भगवन। नहीं भंते, हथियारों के पीछे पागल हैं वहाँ के शासक भी। बहुत छद्म और पाखंड है वहाँ। मानवता के संहार का उपाय कर वे कहते हैं मैं मुस्कुरा रहा हूँ। इसके बाद खामोश रहे दो दुख। इसके बाद खामोश रहे दो दुख। सहसा खान अब्दुल गफ्फार खां का ध्यान टूटा। सहसा खान अब्दुल गफ्फार खां का ध्यान टूटा। उन्होंने सूखे आसमान की तरफ नजर फिराई। लगा जैसे किसी बाज के फड़फड़ाने की आवाज आई हो, मगर चुंधियाती धूप में कुछ दिखाई नहीं पड़ा। फिर उनका ध्यान लौटा उस जगह जो 3 दिन पहले हमेशा के लिए खाली हो गई थी। वहाँ न बुद्ध के होने का स्वप्न था, न उनके शब्दों का अर्थ। खान अब्दुल गफ्फार खां खड़े थे अकेले बामियान के पथरीले सन्नाटे में। अगली कविता का शीर्षक है, मैं बड़बड़ाहट का एक समंदर हूँ। प्रतिपल अपनी लहरों के शोर से आक्रांत, मैं बड़बड़ाहट का एक समंदर हूँ। प्रतिपल अपनी लहरों के शोर से आक्रांत, मैं बड़बड़ाहट का एक समंदर हूँ। मेरे भीतर दूर कहीं गहरे में उठती है एक तरंग, और पलक झपकते एक लहर बन जाती है। सतह को हिलोड़ती हुई एक लहर का पीछा करती हुई आती है एक और लहर, जिसे घेरती हुई एक और लहर आती है। इस तरह की अनगिनत लहरों के बीच एक लहर आती है ऐसी बल खाती हुई। एक लहर आती है लरसती दुबकती डरती हुई। एक लहर उठती है चांद की तरफ मचलती हुई और क्षणिक वेग से गिर जाती है। एक लहर आती है ढेर सारा झाग उगलती हुई। एक जोर की लहर उठती है विकट अंधेरे में, दिखती नहीं सिर्फ आवाज से बताती हुई कि वह एक लहर है दूर तक जाती हुई। एक लहर आती है दूसरी लहर से गुत्थम गुत्था होती हुई। एक लहर आती है दूसरी लहर के पीछे अपना सिर पटकती हुई। एक बेचैन लहर उठती है, एक बेचैन लहर उठती है और पल भर में ज्वार बन जाती है। एक लहर उठती है फनफनाती फुटकार करती हुई और एक भंवर में बदल जाती है। इस तरह के जाने कितने भंवर हैं मेरे भीतर, किसी न किसी भंवर में चक्कर काटना मेरा रोज का अनुभव है। इस तरह के जाने कितने भंवर हैं मेरे भीतर, किसी न किसी भंवर में चक्कर काटना मेरा रोज का अनुभव है। कभी कभी उठता है मेरे भीतर भयानक चक्रवात, जो मुझे 10 दिशाओं से झिझोड़ देता है। कभी कभी उठता है ऐसा तूफान जो बाहर भीतर सब तरफ से मुझे मरोड़ देता है। मेरी सतह पर गिरती ये टूटी नौकाएं, मेरी सतह पर गिरती ये टूटी नौकाएं, मुंह के बल गिरी हुई पताकाएं, ये पतवारें, ये मस्तूल, ये खंड खंड पोतों के मलबे।
मेरी सतह पर फिरती ये टूटी नौकाएं, ये पतवारें ये मस्तूल, मुंह के बल गिरी हुई पताकाएं, ये खंड खंड पोतों के मलबे, ये मेरी अधूरी यात्राओं नाकाम अभियानों के निशान हैं। अगर मैं शांत रह सका होता तो ये दृश्य देखने ना पड़ते। अगर मैं शांत रह सका होता तो ये दृश्य देखने ना पड़ते। मैं बड़बड़ाहट का एक समंदर हूँ, मैं बड़बड़ाहट का एक समंदर हूँ, मुझे मालूम नहीं मेरा किनारा कहाँ है। इसके बाद मैं एक कृतक सुनाऊंगा। उसका शीर्षक है यह दौर। जिसने बस 2-4 पत्तियां तोड़ी थीं, वह चोरी से सारे फल तोड़ लेने के आरोप में बंद था। जिसने बस 2-4 पत्तियां तोड़ी थीं, वह चोरी से सारे फल तोड़ लेने के आरोप में बंद था। उसकी सजा पर सवाल उठ ही रहे थे कि एक आदमी को पेड़ काटने के जुर्म में पकड़ लिया गया, जिसने सिर्फ एक टहनी तोड़ी थी। जिसने बस 2-4 पत्तियां तोड़ी थीं, वह चोरी से सारे फल तोड़ लेने के आरोप में बंद था। उसकी सजा पर सवाल उठ ही रहे थे कि एक आदमी को पेड़ काटने के जुर्म में पकड़ लिया गया, जिसने सिर्फ एक टहनी तोड़ी थी। फिर उसके मोबाइल में मिले नंबरों की बिना पर कुछ लोग इस आरोप में पकड़ लिए गए कि वे पेड़ काटने के षड्यंत्र में शामिल थे। इसके कुछ दिन बाद एक और आदमी को पकड़ लिया गया, पेड़ काटने के लिए उकसाने के आरोप में, जो लोगों को पेड़ों का महत्व बताते हुए पेड़ों को बचाने का आह्वान करता घूम रहा था। इसके कुछ दिन बाद एक और आदमी को पकड़ लिया गया, पेड़ काटने के लिए उकसाने के आरोप में, जो लोगों को पेड़ों का महत्व बताते हुए पेड़ों को बचाने का आह्वान करता घूम रहा था। एक पत्रकार ने इन गिरफ्तारियों के बारे में बताते हुए अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि पेड़ तो अपनी जगह जस का तस खड़ा है, सिर्फ एक टहनी टूटी है। उसे झूठी खबर फैलाने के आरोप में पकड़ लिया गया। जिस अखबार में यह रिपोर्ट छपी थी, एक दिन बाद उसके संपादक और मालिक को चेताया गया कि आइंदा गलत खबर न छापें। इसी के साथ ही यह घोषणा भी की गई कि पेड़ों की रक्षा के नियम काफी सख्त बना दिए गए हैं, इनका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसके आदेश पर ये गिरफ्तारियां हुई, उसी के कहने पर पेड़ काटा गया। उक्त घोषणा के 10 दिन बाद जब उधर से उसके मित्र के बेटे की बारात को गुजरना था, बारात से एक दिन पहले एक स्थानीय व्यक्ति ने सुझाया था कि पेड़ काटे बिना भी बारात आराम से जा सकती है। उसे आवाजाही बाधित करने के आरोप में पकड़ लिया गया। जब उसे लेकर जाने लगे, तब एक पुराने अनुभवी आदमी के मुंह से निकल पड़ा। जब उसे लेकर जाने लगे, तब एक पुराने अनुभवी आदमी के मुंह से सहसा निकल पड़ा, बहुत बुरे दिन आ गए हैं। उसे राजद्रोह के आरोप में पकड़ लिया गया। इस बार कोई खबर नहीं छपी। अंतिम कविता का शीर्षक है यह अंतहीन कारवां। अनगिनत लोग भूखे प्यासे गट्ठरे और थैले लिए महानगरों से निकलकर चल पड़े हैं अपने अपने गांव की ओर, हजार हजार किलोमीटर पैदल। अनगिनत लोग भूखे प्यासे गट्ठरे और थैले लिए महानगरों से निकलकर चल पड़े हैं अपने अपने गांव की ओर,
हजार हजार किलोमीटर पैदल, सिरों पर गठरियां लिए, बच्चों को गोद में टिकाए, तपती सड़क पर नंगे पांव, कई कई दिनों से लगातार चली जा रही हैं भूखी प्यासी भारत माताएं। ये मेहनत कशों के पैर हैं, ये सारी धरती नाप सकते हैं। ये मेहनत कशों के पैर हैं, ये सारी धरती नाप सकते हैं। जिस नए शत्रु से सब भयभीत हैं, उस खौफ भी इन्हें नहीं रोक पाया। जिस नए शत्रु से सब भयभीत हैं, उस खौफ भी इन्हें नहीं रोक पाया। इनसे पूछो तो ये बताएंगे कौन सी विपदा ज्यादा बड़ी है। इन्हें पूछ करना चाहिए था भरे हुए गोदामों की ओर, कुछ करना चाहिए था भरे हुए गोदामों की ओर। इन्होंने क्यों नहीं किया वैसा? क्या इन्हें सूझा नहीं, या इसलिए कि जीवन मरण की घड़ी में भी ये कानून का लिहाज करते हैं? फिर भी इन पर डंडे बरसाए जाते हैं, इन पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। क्या ये नागरिक नहीं है, जबकि थोड़े से लोग बहुत ज्यादा नागरिक हैं? गरीबी और बेबसी का समंदर है यह देश, गरीबी और बेबसी का समंदर है यह देश, जिसमें सुख सुविधा के छोटे से टापू पर रहते हैं थोड़े से लोग, अपने चारों ओर की हकीकत से आंखें मूंदे हुए। गरीबी और बेबसी का समंदर है यह देश, जिसमें सुख सुविधा के छोटे से टापू पर रहते हैं थोड़े से लोग, अपने चारों ओर की हकीकत से आंखें मूंदे हुए। जिन हाथों ने सड़कें बनाई, पटरियां बिछाई, नहरें बनाई, जिन हाथों ने सड़कें बनाई, पटरियां बिछाई, नहरें बनाई, जिन हाथों ने पुल और राजमार्ग बनाए, तमाम कार्यालयों और सचिवालयों की इमारतें बनाई, खंभे लगाए, कारखाने चलाए, गिट्टियां तोड़ी, कोयले निकाले, लोहे ढाले, जिन हाथों ने बुनियादें डाली, मीनारें उठाई, अपनी मेहनत से सारी तरक्कियां रोशन की, जिन हाथों ने सृजा है हमारा यह संसार, वे हाथ संकट की इस घड़ी में एकदम खाली हैं। क्या इसलिए कि अब इन्हें सिर्फ ताली बजाना है, या इसलिए कि अपने लिए नया संसार बनाना है? जिस तरह दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटियों का कूच हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज है, जिस तरह दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटियों का कूच हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज है, उसी तरह भूख और गरीबी और बेबसी का यह कारवां भी हमेशा याद रखा जाएगा। क्या इन्हें भी एक अदम्य सत्याग्रही का इंतजार है? अगली कविता का शीर्षक है हत्यारों का गिरोह। हत्यारों के गिरोह का एक सदस्य हत्या करता है, दूसरा उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताता है। हत्यारों के गिरोह का एक सदस्य हत्या करता है, दूसरा उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताता है, तीसरा मारे गए आदमी के दोष गिनाता है, चौथा हत्या का औचित्य ठहराता है, पांचवा समर्थन में सिर हिलाता है। हत्यारों के गिरोह का एक सदस्य हत्या करता है, दूसरा उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताता है, तीसरा मारे गए आदमी के दोष गिनाता है, चौथा हत्या का औचित्य ठहराता है, पांचवा समर्थन में सिर हिलाता है, और अंत में सब मिलकर बैठक करते हैं अगली हत्या की योजना के संबंध में। अगली कविता का शीर्षक है प्रफुल्लित वातावरण में। बहुत लंबे इंतजार के बाद नया युग आरंभ हुआ है, बहुत लंबे इंतजार के बाद नया युग आरंभ हुआ है। अब सुबह समय से होती है,
बहुत लंबे इंतजार के बाद नया युग आरंभ हुआ है। अब सुबह समय से होती है और प्रफुल्लित वातावरण में वैसी ही हवा बहती है जैसी अंधकार युग के विदा होने के बाद बहनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप फूल खिलने लगे हैं, फसलें लहलहाने लगी हैं, चिड़िया गाने लगी हैं। जिन्हें रास्ते से हटाना था हटा दिया गया है, जिन्हें रास्ते से हटाना था हटा दिया गया है, जिन्हें रास्ते पर लाना था ला दिया गया है। सारे रास्तों की सारी बाधाएं दूर कर दी गई हैं। अब जाकर विकास ने पकड़ी है रफ्तार। विकास इतना तेज चल रहा है कि लोग पीछे छूट जाते हैं, मगर उन्हें उनके हाल पर छोड़ नहीं दिया गया है। उन्हें विकास से जोड़ने के लिए कमेटियां और योजनाएं बना दी गई हैं और उन्हें बुलाकर या लाकर जगह जगह संबोधित भी किया जाता है। विकास के रफ्तार पकड़ने के साथ ही या उसके पहले से आंकड़े एकदम दुरुस्त आने लगे हैं। अब आंकड़े जान लेने के बाद अलग से सच्चाई जानने की जरूरत नहीं रहती। जिसे वापस लाना था ला दिया गया है, जिसे भगाना था भगा दिया गया है, जिसे डराना था डरा दिया गया है, जिसे बचाना था बचा लिया गया है। कीमतों पर काबू पा लिया गया है। वे लोग काबू में हैं जिनकी कुछ कीमत है, वे लोग काबू में हैं जिनकी कुछ कीमत है। जिसकी अभी अभी कीमत लगी है उसकी खुशी देखती चलती है। बाकी यह सोचकर मुस्कुराते हैं कि मायूस दिखने से रही सही कीमत भी जाती रहेगी। इस तरह बने चतुर्दिक खुशनुमा माहौल में नकारात्मक नजरिए के लिए गुंजाइश ही कहाँ बचती है। अब ना कहने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। सकारात्मक सोच का जोश इस कदर हावी है कि घोषणा होते ही काम हुआ मान लिया जाता है। आश्वासन मात्र से होता है प्राप्ति का एहसास, वर्णन मात्र से छा जाता है संबंधित वस्तु के होने का विश्वास। इस नवयुग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ऊंची ऊंची कुर्सियों पर पहली बार ऐसे लोग बिठाए गए हैं जिनका कद पद के अनुरूप है। इस नवयुग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ऊंची ऊंची कुर्सियों पर पहली बार ऐसे लोग बिठाए गए हैं जिनका कद पद के अनुरूप है, जिनकी काबिलियत पर शक नहीं किया जा सकता, जो भरोसे के काबिल हैं, जो अलिखित निर्देशों को भी पढ़ समझ लेते हैं और उन पर अमल करने को तत्पर रहते हैं, जिन्हें स्वयं सोचने की इच्छा या अवकाश नहीं, इसलिए जिनसे गलतियां नहीं होती और जो अपराध बोध से दूर सदा प्रसन्न रहते हैं, बड़े फक्र से कहते हैं हमारी अमूल्य सेवाओं के लिए एक ही पुरस्कार पर्याप्त है कि हमें निजाम में असीम निष्ठा रखने का परम सौभाग्य प्राप्त है। एक कविता है बुद्धिजीवी। वे विलक्षण ढंग से सोचते हैं, कुछ भी सोचने से पहले वे औरों का सोचा हुआ जखीरा इकट्ठा करते हैं, फिर सोचते हैं इतनी भारी सोच किसके पास होगी। वे विलक्षण ढंग से सोचते हैं, कुछ भी सोचने से पहले वे औरों का सोचा हुआ जखीरा इकट्ठा करते हैं, फिर सोचते हैं इतनी भारी सोच किसके पास होगी। मगर वे देखते हैं कि औरों के पास भी औरों के सोचे हुए जखीरे हैं
और वे गहरी सोच में पड़ जाते हैं। अब वे नितांत मौलिक ढंग से सोचना शुरू करते हैं। अब वे नितांत मौलिक ढंग से सोचना शुरू करते हैं। इस तरह सोचते सोचते वे सोचते हैं कि सिर्फ सोचने से क्या होगा, कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इस पर सोचते हैं वे बहुत लंबा। क्या करना चाहिए, इस पर सोचते हैं वे बहुत लंबा। तब पहुंचते हैं किसी निर्णय पर। जब उस निर्णय पर वे अमल करने ही वाले होते हैं, तब सोचते हैं इसे करने से क्या होगा। अंत में वे सोचते हैं जब सब करेंगे तब वे भी। अंतिम कविता का शीर्षक है उछल्ला बल्लेबाज। एकदम आखिर में आया है वह, बहुत कम गेंदें बची हैं और एक कठिन लक्ष्य का पीछा करना है। एकदम आखिर में आया है वह, बहुत कम गेंदें बची हैं और एक कठिन लक्ष्य का पीछा करना है। लगातार एक तनाव तारी है उस पर, जल्दी से कुछ कर दिखाने की उम्मीद का भार लिए। वह दौड़ता है एक अतिरिक्त रन जुटाने की मशक्कत में हाँफता हुआ, खुद को भरोसा दिलाता हुआ कि जीतना भले बहुत मुश्किल लग रहा हो, पर अनिश्चितताओं भरे खेल में बाजी पलट भी सकती है। साथ ही डरता हुआ कि करिश्मा करने के चक्कर में कई बार खेल बिगड़ भी जाता है। अब और भी कम गेंदें बची हैं, अब और भी कम गेंदें बची हैं। तेज हो रही है धड़कन, सूख रहा है हलक, पर जब तक खेल खत्म न हो जाए उसे खेलते रहना है। धन्यवाद।